तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देखते हैं कि 5 पॉइंट कौन सा है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज़ है और ये डिजीज़ के बारे में आज देखते हैं कि क्या डिजीज़ है। और जो सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे इसमें वो है कि व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस है क्या। और दूसरा है कि ट्यूबरक्लोसिस टाइप्स कितने पर, इसका टाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका टाइप्स हो गया। और तीसरा हो गया साइन एंड सिम्टम्स, इसका साइन एंड सिम्टम्स है क्या। चौथा हो गया ट्रीटमेंट। तो अब पाँचवा हो गया प्रिवेंशन। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट अगर ट्यूबरक्लोसिस में है तो वो है टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस समझ में नहीं आया तो वो ट्यूबरक्लोसिस कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये जितना भी ट्यूबरक्लोसिस है वो सारा डिपेंड टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पर डिपेंड है। तो देखते हैं कि आगे है क्या, ट्यूबरक्लोसिस है क्या। तो ट्यूबरक्लोसिस जानने से पहले हम जो जानेंगे वो है ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया। तो ये जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम है मिकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो जो बैक्टीरिया को किसी मतलब जानना है कि ट्यूबरक्लोसिस का कारण क्या है, ट्यूबरक्लोसिस किस वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। ये ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है कि माउथ के थ्रू बॉडी में चला जाता है। तो माउथ के थ्रू जब बॉडी में चला गया, अब बॉडी में जाने के बाद ये सबसे पहले जाता है लंग्स में। यहाँ पे लंग्स में चला गया, तो ये लंग्स में चला गया। ये देख रहे हैं कि ये है माइकोबैक्टीरियम। तो ये बॉडी माउथ के थ्रू लंग्स में चला गया। और लंग्स में जाने के बाद ये क्या करता है कि लंग्स में चला गया। और लंग्स में जैसे कि ये लंग्स में चला गया और लंग्स में जाने के बाद ये क्या करेगा, ये पहले तो फर्स्ट लंग्स को अफेक्ट करेगा। जब लंग्स अफेक्ट हो जाएगा पूरा, तो ये बॉडी का अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये पहले लंग्स को अफेक्ट पड़ेगा और अफेक्ट करने के बाद जब लंग अफेक्ट हो जाएगा तो फिर दूसरा ऑर्गन बॉडी का अफेक्ट करेगा। तो यही है ट्यूबरक्लोसिस। अब इसके अफेक्ट करने के बाद क्या होता है सो, तो जैसे कि मिकोबैक्टीरियम क्या हुआ कि मिकोबैक्टीरियम लंग्स में आ गया। और लंग्स में आने के बाद जब कोई खांसता है तो खांसने के थ्रू क्या होगा कि ये जो मिकोबैक्टीरियम है वो क्या करेगा कि मिकोबैक्टीरियम जब खांसने लगेगा, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, इसको जूम करके दिखा रहे हैं कि क्या है प्रोसेस का। तो जैसे कि यहाँ मिकोबैक्टीरियम है, ये मिकोबैक्टीरियम कोई खांस रहा है, तो ये मिकोबैक्टीरियम क्या करेगा कि ड्रॉपलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये मिकोबैक्टीरियम यहाँ रिप्लिकेट करके बहुत सारा हो जाएगा, तो ये ड्रॉपलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और ये जो ड्रॉपलेट निकलेगा वो ड्रॉपलेट चाहे कफ हो रहा है, चाहे खांसी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये उसके थ्रू से बाहर निकलने के बाद जो दूसरा पर्सन वहाँ खड़ा रहेगा जिसको टीबी नहीं है उसको टीबी हो जाएगा। तो जिस पर्सन को टीबी हुआ उससे बच के रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये है ट्यूबरक्लोसिस का स्प्रेड होने के कारण। तो इसके बाद स्प्रेड होने के बाद आगे देखते हैं कि इसका टाइप्स क्या है। तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स के बारे में देखते हैं कि क्या है सो। तो इसको जूम करके देखते हैं। अगर इसका टाइप्स के बारे में बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस दो प्रकार का होता है। जो फर्स्ट टाइप होता है वो टीबी इन्फेक्शन लेटेंट टीबी होता है, और दूसरा होता है टीबी डिजीज़ एक्टिव टीबी होता है। तो ये दो तरह का ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो हम सबसे पहले इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या है लेटेंट टीबी क्या है और टीबी डिजीज़ क्या है। तो जो टीबी इन्फेक्शन लेटेंट है वो तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है और उससे ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट होता भी नहीं है। और जो टीबी डिजीज़ है उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, उससे हम लोग को बच के रहना चाहिए। तो मेन जो बचना है वो टीबी एक्टिव डिजीज़ से रहना। और टीबी इन्फेक्शन वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है। हम इसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि क्या है सो। उसको जूम करते हैं कि ये लंग्स है। और लंग्स में क्या होता है कि जो टीबी है वो क्या करता है, टीबी जैसे कि जब लंग्स के थ्रू माइकोबैक्टीरियम अंदर आ गया, यहाँ से ये अंदर आ गया। ये लेटेंट टीबी के बारे में बात करें, जो फर्स्ट पार्ट है वो लेटेंट टीबी, ये अंदर आ गया। तो ये अंदर आने के बाद क्या होता है, ये बढ़ता नहीं, ये कहीं नहीं बढ़ेगा, ये पूरा लंग्स में कहीं नहीं जाएगा, यहीं का यहीं पर मौजूद रहेगा ये। और यहीं पे प्रेजेंट रहने के कारण क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। ये अगर हम इसको चेक कराएंगे, चेक कराने के बाद जब देखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सिम्टम शो नहीं करता है, ये यहीं पे रहता है बस। और जब हम चेक कराएंगे तो पता चलेगा कि हमको टीबी हुआ है, लेकिन वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, बस यहीं का यहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीबी लिव्स बट डज नॉट ग्रो इन द बॉडी, ये ग्रो नहीं करता, यहीं पे रहता है।
अब क्या होता है, जब हम लोग खाँसते हैं तो ये खाँसने के टाइम जब हम वहाँ बता रहे थे कि माइकोबैक्टीरियम निकल के बाहर चला जाता है, लेकिन ये बाहर नहीं निकलता, यहीं रहता है। जब खाँसते हैं उस टाइम भी नहीं निकलता। तो वही चीज़ लिखा हो, डजंट मेक ए पर्सन फील सिक और हैव सिम्टम्स एंड कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये खाँसने टाइम जब ड्रॉपलेट्स निकलता है उसके थ्रू ये बाहर नहीं निकलता, ये अंदर का अंदर ही रहता है। ये लेटेंट टीबी का कहानी है। लेकिन जो एक्टिव टीबी है वो उसमें बाहर निकल जाता है। और क्या है, कैन एडवांस टू टीबी डिजीज़। तो ये क्या है कि ये कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन इसमें टीबी शो करता है। अगर हम टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा हमको टीबी हुआ है, लेकिन उससे कोई खतरा नहीं है। ये हो गया टीबी का। लेकिन जो एक्टिव टीबी है, जो टीबी डिजीज़ है, जो यहाँ देख रहे हैं, ये खतरनाक है। और जो टीबी जो मेन है, जो टीबी का जो पूरा फैला हुआ है कि टीबी जल्दी से हटता नहीं है, और टीबी हट मतलब कि बोला जाता है टीबी जल्दी हटता नहीं है, इसको इलाज शुरू में ही करा लेना चाहिए, क्योर कर लेना चाहिए। तो ये यही है। जैसे कि वो बैक्टीरिया था, वो माइकोबैक्टीरियम था, वो ग्रो नहीं कर एक ही जगह था। लेकिन ये देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये हर जगह ग्रो कर रहा है। ये हर जगह बॉडी में पूरा ग्रो कर रहा है। और जब हम तो यहाँ पे लिखा हुआ टीबी इज़ एक्टिव एंड ग्रो इन द बॉडी, मतलब कि ये ग्रो कर रहा है। और ये जब हम खांसेंगे, जब हमको खांसने का कफ निकलेगा, ये लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बॉडी के बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये ग्रो करेगा और ये अफेक्ट करेगा। मेक ए पर्सन फील सिक। और जब ये एक्टिव टीबी हो जाएगा तो सीक होगा, और इसका बुखार होगा, जो भी होगा सारा चीज़ इसमें शो करने लगेगा। टीबी का जितना भी सिम्टम्स होता है वो शो करने लगेगा। कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो स्प्रेड तो करेगा ही, क्योंकि जब ये है और जब खांसने से बाहर निकलेगा तो स्प्रेड करेगा, लेकिन उसमें स्प्रेड नहीं कर रहा था। और ये यहाँ तक कि कैन काउज डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड। जब हम इसको इलाज नहीं करेंगे तो ये डेथ भी हो सकता है, इतना खतरनाक है। तो जो टीबी डिजीज़ है इतना खतरनाक, लेकिन लेटेंट उतना खतरनाक नहीं है, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये इसका टाइप्स के बारे में हो गया, इसलिए हम बताना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे थे कि इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो टीबी होता है, किसी पर्सन को अगर टीबी हो गया तो उससे डरने लगता है कि इसको टीबी हो गया। तो किसी को अगर लेटेंट टीबी हो गया तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होता है। और जो होता है वो टीबी डिजीज़ के कारण होता है, लेटेंट टीबी से कुछ भी नहीं होता है। यही इसमें बताने को, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेटेंट टीबी से कोई उतना दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है जो टीबी डिजीज़ के कारण है। तो यहाँ पे जो है टीबी इन्फेक्शन लेटेंट में भी वही चीज़ है, इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो हम बताएं वही चीज़ में सारा चीज़ लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें एक्स्ट्रा। टीबी डिजीज एक्टिव डिजीज में भी वही लिखा हुआ है कि हम एक पढ़ के भी दिखाते हैं। द बॉडी मे बी अनेबल टू कंटेन टीबी बैक्टीरिया, मोर कॉमन व्हेन इम्यून सिस्टम वीकेंड ड्यू टू इलनेस। व्हेन दिस हैपन बैक्टीरिया रिप्लिकेट काउज इंटेंट, मतलब वही चीज़ लिखा हुआ है कि रिप्लिकेट करता है, वो बढ़ने लगता है, तो यही सारा चीज़ है, वो स्प्रेड करता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, तो सर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो और इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो क्या होता है। तो जो कफ होगा उसमें ब्लड निकलेगा। अगर किसी को कफ हो रहा है तो कफ के साथ उसको ब्लड निकलेगा, फीवर हो जाएगा, और चेस्ट पेन होगा, उसका चेस्ट होगा, उसका पेन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, वेट लॉस होने लगेगा। या किसी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया, तो उसमें वेट लॉस होगा। सोने समय स्वेटिंग करेगा, पसीना आएगा जब कोई आदमी सो रहा है तो। और जो कफ होगा वो लॉन्ग टर्म तक कफ होगा, कफ हमेशा लॉन्ग टर्म तक होगा। तो ये सारा इसका साइन एंड सिम्टम्स है इस ट्यूबरक्लोसिस का। अब इसका ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं कि ट्रीटमेंट है क्या, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के बारे में आज देखते हैं। ट्रीटमेंट में इसका दो टेस्ट होता है, एक टीबी स्किन टेस्ट होता है और एक टीबी ब्लड टेस्ट होता है। तो अगर इसको हम स्किन को कट कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि इसको टीबी हुआ है। और अगर हम ब्लड को बाहर निकाल लें तो इससे भी पता चल जाएगा कि उसको टीबी हुआ है। तो लेकिन हमको सिर्फ पता चलेगा कि टीबी हुआ, लेकिन हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमको ये चीज़ पता नहीं चलेगा कि टीबी एक्टिव है कि इस चीज़ मतलब कि जब टेस्ट कराएंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि टीबी एक्टिव है या लेटेंट है। ये चीज़ है, टीबी एक्टिव है या लेटेंट है, ये पता नहीं चलेगा, लेकिन हमको जानना ज़रूरी है। अगर हम कभी भी टेस्ट कराएंगे तो हम यहाँ तक छोड़ नहीं देंगे कि उसको लेटेंट है या एक्टिव करके। हमको जानना है कि एक्टिव तो नहीं हुआ जो खतरनाक है, जो लेटेंट है। अगर हम सोच लेंगे कि हमको लेटेंट हो गया और हम एक्टिव का टेस्ट नहीं कराएंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए हमको टेस्ट करने से उसका जानना पड़ेगा कि एक्टिव हो रहा है कि लेटेंट हो रहा है।
तो हम इसके लिए एक्टिव और लेटेंट टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो 2 टेस्ट होता है। एक स्पटम टेस्ट होता है, इसके लिए जो टेस्ट होता है वो स्पटम टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो है वो टेस्ट होता है, स्पटम टेस्ट होता है, एक चेस्ट एक्सरे होता है। तो इसमें क्या पता चलता है, स्पटम टेस्ट में क्या करता है, हम बोले कि जब भी अगर एक्टिव डिजीज़ होगा तो एक्टिव डिजीज़ में क्या होगा कि जो उसका खांसने से में बाहर आएगा, तो जो ड्रॉपलेट रहता है जब हम खांसते हैं, कफ होता है, तो कफ का जो ड्रॉपलेट होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और उससे टेस्ट करते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि वो क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव में तो पता चल ही जाएगा कि एक्टिव टेस्ट वो एक्टिव डिजीज़ है, क्योंकि उसका ड्रॉपलेट बाहर निकलता है और लेटेंट में बाहर नहीं निकलता। एक्सरे से हमको पता चल जाएगा कि जो माइकोबैक्टीरियम है वो बॉडी में ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है, इसलिए इससे हमको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ग्रो कर रहा है, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है, एरो में दिख रहा है कि वो ग्रो कर रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम हर जगह फैल रहा है। तो हमको हमको मतलब कि टीबी को पता करने के लिए कि एक्टिव है कि लेटेंट है, इसके लिए हमको 2 टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पटम टेस्ट और एक्सरे। स्पटम टेस्ट और एक्सरे नहीं करेंगे तो हमको टीबी का पता नहीं चल, टीबी पता चल जाएगा कि टीबी है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कौन सा टीबी हुआ है, जो खतरनाक वाला वो हुआ है कि जो खतरनाक नहीं है वो हुआ है। तो इसके लिए खतरनाक हमको पता करने के लिए ये दोनों टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये ट्रीटमेंट है इसका। अब ट्रीटमेंट के बारे में जान गए तो और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो लेकिन जो ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट और इसका है कि देखो एवरीवन विथ टीबी नीड्स ट्रीटमेंट रिगार्डलेस वेदर द इन्फेक्शन इज एक्टिव और लेटेंट। लेकिन हमको ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर ट्रीटमेंट मतलब किसी को टीबी हुआ है तो हमको टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव है कि लेटेंट है इससे पता चलना चाहिए कि क्या है नहीं है। सो ये है। तो हम पहले भी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बताए थे कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक का यूज होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वायरस है, तो इससे हमको एंटीबायोटिक रिलीफ मिलेगा। जब एंटीबायोटिक लेंगे तो इसमें हमको काम करेगा ट्यूबरक्लोसिस में। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका कि एंटीबायोटिक इसका ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक हम ले सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इजेंट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर दोज विदाउट सिम्टम्स। तो हम बताएं कि लेटेंट और एक्टिव है, तो हम पहले ही बोल चुके इंपॉर्टेंट है। तो जब हमको लेटेंट है तो उसमें एंटीबायोटिक देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, वो वहाँ पे बस एक जगह पे जाके बैठा हुआ है, वो किसी को अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जब अफेक्ट नहीं कर रहा है तो हमको उसमें एंटीबायोटिक देने का ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन एंटीबायोटिक देना किस में ज़रूरत है, अगर एक्टिव केस है, अगर ट्यूबरक्लोसिस में एक्टिव केस आ गया है तो एक्टिव केस के ना तो एंटीबायोटिक देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक्टिव केस में एंटीबायोटिक देते हैं हम लोग, और एंटीबायोटिक जो देते हैं वो लॉन्ग टर्म तक देते हैं, मतलब लॉन्ग कोर्स। और जो एंटीबायोटिक देते हैं वो डिफरेंट मल्टीपल एंटीबायोटिक देते हैं, मतलब अलग अलग तरह का एंटीबायोटिक देते हैं उसको रिलीफ कराने के लिए। और जो दवा अगर 6 महीना का दिया हुआ है तो उसको 6 महीना लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर हमको कुछ रिलीफ मिला, 3 महीना में रिलीफ मिल गया और हम एंटीबायोटिक या मेडिसिन लेना छोड़ दिए, तो इसमें टीबी में ऐसा करना ही नहीं है, वो खतरनाक हो सकता है और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब प्रिवेंशन के बारे में बात करें, प्रिवेंशन इसका है क्या, तो प्रिवेंशन यही है कि सबसे जो फर्स्ट है इसमें प्रिवेंशन, पहले तो हमको पता चल जाएगा कि अगर हमको ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो हमको पता चल जाएगा फीवर है या नाइट स्वेट होगा, तो ये सब इसका होता है। लेकिन हमको इसका क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, इससे कैसे बचें, अगर किसी पर्सन को हो गया तो कैसे बचें। तो हम लोग को एक स्मॉल जेल सैनिटाइज़र हमेशा लेके चलना है, जेल सैनिटाइज़र लेके चलना है, जेल सैनिटाइज़र लेके चलना, हाथ में लगा के रहना है। तो उससे मतलब कि कभी कोई पर्सन अगर है तो उससे क्या होगा, जेल सैनिटाइज़र से जो माइकोबैक्टीरियम वो किल कर जाएगा। तो ये हमें हमेशा हाथ को धोते रहना है, हमेशा रब करते रहना है, हाथ को धोते रहना है, मतलब कि हमें गुड हाइजीन में रहना है, गुड हाइजीन में रहना है, हाथ को हमेशा धोते हुए रहना है। साबुन से हाथ धोने के बाद हमें और क्या क्या करना चाहिए, पानी हाथ को 20 सेकंड तक धोते रहना चाहिए और हमेशा अपने बॉडी को सैनिटाइज करके रखना चाहिए। तो ये सब इसका प्रिवेंशन हो गया। अगर कोई कफ मतलब कोई खांस रहा है या कुछ हो रहा है तो उससे हम लोग को दूर रहना चाहिए। अगर पर्सन कोई खांस रहा है तो उससे दूर रहना चाहिए और हमको मास्क लगा के रहना चाहिए, हमेशा नोज़ और माउथ को कवर करके रहना चाहिए हमेशा। अगर कोई पर्सन को कुछ भी अगर हो रहा है या नहीं उससे, तो हमको ये सब करके रहना चाहिए।
हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए कि गुड हाइजीन में रहें और जिसका पर्सन है उससे दूर रहें, उससे बच के रहें। तो ये था इसका प्रिवेंशन